हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मनी एंड बैंकिंग के बारे में समझेंगे। हम सब जानते हैं कि सब कुछ पैसे के आसपास घूमता है। हमारी सारी की सारी इकोनॉमी पैसे के आसपास घूम रही है। तो ये पैसा है क्या? पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम जब कोई चीज लेते हैं तो उसके बदले में हम कुछ देते हैं, और जो चीज देते हैं वही हमारा क्या है, वो हमारी मुद्रा है, वो हमारा जो है वो हमारी करेंसी है। तो मुद्रा बहुत सारे काम करती है। मुद्रा काम करती है मूल्य का मापन करने में, किसी चीज का क्या मूल्य है, कितनी कीमत होगी, इसकी वैल्यू कितनी है। संचय का साधन है, आप कितनी इसको संचित कर सकते हैं, आप इसको रिजर्व कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। भुगतान के लिए मापन है। और ये जो मुद्रा होती है इसको सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है। गवर्नमेंट इसको लीगलाइज करती है और तब ये इसको संरक्षण प्राप्त होता है। पहले के जमाने में जब पीतल के सिक्के जारी किए गए तो बहुत सारे लोगों ने पीतल के सिक्के घर में बनाना शुरू कर दिया। वो सिक्के अवैध थे क्योंकि जो है उनको सरकारी मान्यता नहीं प्राप्त थी। तो कितने प्रकार की मनी होती है? तो हम लोग समझते हैं कि कमोडिटी मनी। आप कभी गांव में जाएंगे तो वहां पर छोटा आइसक्रीम वाला या छोटी चीज खरीद बेचने वाला आदमी, या जो महिलाएं होती हैं, वृद्ध महिलाएं, उनके पास पैसा नहीं है तो उनको बीड़ी लेनी है, तो वो क्या करेंगी, थोड़ा सा अनाज ला करके दे देंगे। तो उन्होंने उसके बदले में गुड्स दिया, कुछ सामान दिया। अनाज, गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो उसके बदले में वो उसको सामान देगा। तो ये एक प्रकार का एक्सचेंज है। और पहले के समय में इसी प्रकार की एक्सचेंज की व्यवस्था लागू थी। बाद में मेटेलिक करेंसी आती है, और इस मेटल का जो मूल्य होता था वो लगभग, अगर आप खरीदने जाएंगे तो उससे कभी कभी पहले ज्यादा होता था, कम होता है। इसके बाद करेंसी नोट्स आए, पेपर मनी आया, जो कि 1862 में पहली बार आया और इसको फिर वैधता मिली। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारे बैंक करेंसी हमारे लिए क्या क्या कर सकती है। तो करेंसी सिर्फ कमोडिटी मनी ना होकर के इसके बाद जो है एक क्रेडिट मनी है, जो कि इसका एडवांस स्टेज है। क्रेडिट मनी जो होती है ये प्रकार की ऑप्शनल मनी है। ये पैसा नहीं है, मगर पैसे की जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चेक, बैंक ड्राफ्ट। तो ये इसका एडवांस फेज है। और हमको जानकारी होनी चाहिए कि 1 रुपए का जो सिक्का होता है वो जो है वित्त मंत्रालय छापता है, और 2 से लेकर के 2000 रुपए के नोट जो होता है वो रिजर्व बैंक बनाने का काम करता है। पहले 25 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा ये सब चलते थे, 5 पैसा, ये सभी जो है बंद हो चुके हैं। 1 जुलाई 2011 को 25 पैसे को बंद कर दिया गया। तो अब जो लीगल टेंडर है, जो वैध मुद्रा है, वो 50 पैसे है। तो भारत में नया पैसा की शुरुआत 1957 में हुई, और 1964 में जो नया शब्द था वो हटा दिया गया, तो फिर वो पैसा बचा। ये प्रकार की दशमलव प्रणाली है। डिग्री ऑफ लिक्विडिटी की बात करते हैं तो मुद्राएं कई प्रकार की होती हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। कोई व्यक्ति पैसे को कितनी जल्दी, कितनी आसानी से निकाल सकता है, जरूरत पड़ने पे पैसे खर्च कर सकता है, ये उसकी लिक्विडिटी है। M1 पैसे की बात करते हैं तो ये वो पैसा है जो कि जनता की जेब में है, और ये वो पैसा है जो कि सेविंग बैंक, आपके बैंक में डिपॉजिट है, और कुछ अदर डिपॉजिट हैं, वो आपकी M1 मुद्रा है। M2 मुद्रा की बात करें तो M2 में M1 मुद्रा तो आती ही आती है, और साथ ही साथ आपके सेविंग बैंक के डिपॉजिट के साथ साथ पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट भी आ जाते हैं। इसको निकालना थोड़ा और मुश्किल हो गया। अब आती है M3 मुद्रा। जो M3 मुद्रा है ये टाइम डिपॉजिट है, आपने कुछ समय के लिए फिक्स किया। अगर अब आप पैसे को तोड़ने जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, तो आप नहीं तोड़ना चाहेंगे उसको, क्योंकि जब वो समय पर पकेगी तो आपको ज्यादा मैच्योरिटी पर ज्यादा पैसा देगी, तो आप इतनी जल्दी नहीं उसको खर्च करना चाहेंगे। तो जो M3 मनी है और भी ज्यादा जो है उसकी लिक्विडिटी कम है। M4 मनी की बात करें तो
M4 मनी में M3 के अलावा और डिपॉजिट जो कि पोस्ट ऑफिस में होते हैं वो सभी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से तरलता धीरे धीरे घटती चली जाती है। हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बैंक की, तो किस प्रकार से जो बैंक है उनका जो है विकास शुरू हुआ। तो पहले के समय में जो है कुछ लोग एक ट्रेजरी बना लेते थे और उससे बैंक का काम किया करते थे, कुछ लोग मिल करके। अगर आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत की बात करें तो आधुनिक बैंकिंग की जो शुरुआत हुई थी वो नीदरलैंड में हुई थी 1609 में। और भारत में जो पहली बैंक थी वो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि कलकत्ता में खोली गई थी और ये दुर्भाग्यवश असफल हो गई। इसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। और ये जो तीनों बैंक थी इसमें सरकार की कुछ कुछ शेयर होल्डिंग थी, तो इनको नियंत्रित करने के लिए 1921 में तीनों बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया जाता है। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है 1955 में और इसका नाम बदल करके कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक के जो बैंक थे इसमें कहीं ना कहीं विदेशी लोगों की भागीदारियां हुआ करती थी। तो पहला पूर्ण रूप से जो भारतीय बैंक बनता है वो है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1894 में स्थापित होता है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में और बैंक ऑफ मैसूर 1911 में स्थापित हो जाता है। 1930 में वैश्विक मंदी आई और वैश्विक मंदी में एक समिति का गठन हुआ और उस समिति ने आरबीआई की 1934 में आरबीआई अधिनियम, आरबीआई एक्ट पास किया और उसके अंतर्गत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। और 1 जनवरी 1949 को जो रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और रिजर्व बैंक जो है वो बहुत सारे काम करती है। तो इनके क्या क्या काम है? सबसे पहला काम है इनका इशू करना, पेपर करेंसी को इशू करना। इसके अलावा ये सरकार का बैंकर है, सरकार को पैसा उधार देता है, लेता है, बैंकों का बैंक है और विनिमय दर को स्थिर रखना भी इसी का काम है, साख नियंत्रण करना भी इसी रिजर्व बैंक का काम होता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी करता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट किस प्रकार से किया जाता है? तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एक क्वांटिटेटिव है और दूसरा क्वालिटेटिव। जब मात्रात्मक होगा तो बैंक जो होती है रेपो रेट, रेपो रेट वो दर है जिससे ज्यादा दर पर पैसा जो है नहीं दिया जा सकता, वो हमारी रेपो रेट है। उसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट होती है, वो पैसा जिससे हमारा जिस दर से ज्यादा दर से पैसा नहीं उठाया जा सकता। तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं नियंत्रित करती है जो है एक्सप्लॉयटेशन को, और मार्केट में जो फाइट है वो बराबर की बनी रहे, जो कंपटीशन है इस तरह का ना हो जाए कि जिसमें किसी जो ग्राहक है उनका नुकसान हो। इसके बाद कैश रिजर्व रेशियो और स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो को भी मेंटेन करना रिजर्व बैंक का काम होता है। क्वांटिटी के बाद जो बैंक है करता है और करता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल जो है मॉरल सॉसेशन करता है और डायरेक्ट एक्शन भी जो है करने का काम आरबीआई करता है।